वो एकदम स्पष्ट थे कि राहुल गांधी पर किताब नहीं आ सकती है और मैं एकदम स्पष्ट था कि मुझे इस किताब के लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं चुकाऊँगा। आगजा का काम दूसरी जगहों पर, दूसरी संस्थाओं में महत्वपूर्ण होता है। पत्रकार का काम तो डिबेट करना है, सवाल करना है, अपनी खबरों के लिए विमर्श करना है। तो एक अर्थ में ये जो मेरी किताब है, ये न्यूज़ रूम का प्रायश्चित है। कोई भी खबर आती है, हमको एक लाइन का स्टेटमेंट आ जाता है कि प्लीज़ स्टे अवे, आप इससे दूर रहिए। इकोनॉमिक्स जी टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी थी कि 2022 में हिंदुस्तान में जो लीज़ के समझौते हुए हैं, लीज़ मतलब कि कंपनी आप एक तय समय के लिए किराए पर ले लेते हैं। नेटवर्क 18 का ऑफिस हिंदुस्तान के तीसरा सबसे बड़ा लीज़ समझौता है। ये किताब में 10 साल की हर उस घटना का ज़िक्र है, जिसने हिंदुस्तान को न केवल प्रभावित किया है, बल्कि उन सभी घटनाओं का ज़िक्र है, जिनसे ये पता चलता है कि कैसे हमारे संविधान को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। और मेरी जो अपनी जर्नलिज़्म की समझ है, वो ये कहती है कि सत्तावाद लोकतंत्र नहीं है, सत्ता लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष की उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका है और एक अर्थ में विपक्ष और मीडिया एक तरफ है और सत्ता एक तरफ है। मेरे पास बिल्कुल साफ चॉइस है कि मैं किसी दिन हार्ट अटैक से मर जाऊं या किताब हम्म। लिखकर कि सत्ता का प्रतिवाद सहते हुए मर जाऊं या कष्टों में जीऊं, लेकिन मैं हार्ट अटैक नहीं चुन सकता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा करते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा। यदि आप विश्वविद्यालय में पढ़ाते हो और खास तरह की दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी विचारधारा में विश्वास न करते हो, तो आप कितना भी राष्ट्रवाद पर काम करना चाहें, अंबेडकर, काशी प्रसाद जायसवाल पर काम करना चाहें, आपको किताब लिखने की छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर निजी संस्थान में अगर हो आप और सत्तासीन जो लोग हैं, उनके इशारों पर आप काम नहीं कर रहे हैं, लिख नहीं पढ़ रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, और वहां अगर कोई भिन्नता है, तो आपको नौकरी छोड़ना पड़ सकता है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। सबसे पहले एक स्टेटमेंट आपको मैं सुनाता हूं, उसका सीधी किताब और चर्चा, अम्बेडकर नामा की एक खास पेशकश है, किताब पर चर्चा, उस पर ले चलूंगा। पहले इस्तीफा फिर किताब। राहुल गांधी पर सच लिखना कितनी मुश्किलें खड़ी करेगा, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। ऐसे समय जब सत्ताधीशों पर गाथा पुराण लिखने की होड़ लगी, मैंने सोचा था कि एक लोकनीतिक विचारक की सोच, दृष्टि और दृढ़ता को संकलित कर प्रस्तुत करना किसी को क्यों परेशान करेगा। लेकिन मैं गलत साबित हुआ। लिखना और व्यक्त करना हमारा काम है, लेकिन इसी के विस्तार से अचानक कंपनी की धड़कनें बढ़ गई। मेरे पास विकल्प था कि मैं किताब वापस ले लूं, नौकरी करता रहूं, चुप रहूं, लेकिन मैंने किताब को चुना, जो हमारा बुनियादी काम है। उसको चुना, सच कहने को चुना, इसलिए पहले इस्तीफा फिर किताब। यह किताब असल में न्यूज रूम के हर उस समझौते का प्रायश्चित है, जिसे छापा नहीं, छिपाया गया। इसमें राहुल गांधी के खिलाफ 2011 से शुरू हुए दुष्प्रचार की तथ्यात्मक कहानी और ठोस प्रतिवाद है। किस तरह से मीडिया ने लोकतंत्र में अपनी परंपरागत और गौरवशाली विपक्ष की भूमिका से पलटते हुए न केवल सत्ता के साथ जाना स्वीकार किया, बल्कि विपक्ष यानी जनता की प्रतिनिधि आवाज को जनता से ही दूर करने, उसकी छवि को ध्वस्त करने की पेशा गद्दारी की। न्यूज रूम और आईटी सेल के अंतर को मीडिया ने मिटा दिया। यह किताब सांप्रदायिकता, दुष्प्रचार और तानाशाही के खिलाफ राहुल गांधी के संघर्ष का विश्लेषण है। ये पंक्तियां मेरी नहीं है, दयाशंकर मिश्र हैं, एडिटर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनको राहुल गांधी पर एक किताब लिखने के लिए इस्तीफा देना पड़ा। अमूमन मीडिया में सोशल डाइवर्सिटी को लेकर, उनके डेमोक्रेटाइजेशन को लेकर सवाल लगातार उठते रहे और इंटरनेशनल इंडेक्स में मीडिया की जो छवि है, उससे हम सब परिचित हैं। लेकिन सवाल यह है कि कई बार विचारधारा, कम्युनिटी, क्रीड, ओरिजिन, इस सब पे भी ऊपर उठ जाता है, भारी पड़ता है। दयाशंकर जी से पूरे न्यूज रूम के अंदर के एक्सपीरियंस और क्या-क्या इनके साथ हुआ, उसको जानने और सोचने समझने की कोशिश है यह एपिसोड। स्वागत है दयाशंकर जी, नमस्कार।
जी सर, नमस्कार। पहले तो बधाई आपको बहुत ही चर्चित, बहुचर्चित किताब के लिए। और चौथा स्तंभ लोकतंत्र का प्रहरी। हम लोग तो अपने हिसाब से सवाल उठाते ही रहे। लेकिन जी, जी, क्या जी। हुआ ज़रा-सा अंदर क्या-क्या चलता है मीडिया में ज़रा ये बताएँ और इस किताब की यात्रा, किताब जो प्रकाशन है, अपने जी, आप में एक यात्रा होती है, एक एक जी, बौद्धिक यात्रा होती है। जी, इसके बारे में भी आपसे सुनेंगे। जी, बताएँ। जी। जैसा कि आपने अभी पूरा बयान मेरा पढ़ कर के बताया और मुझसे बार-बार बातचीत जो हुई अलग-अलग मंचों पर, तो मैंने कहा कि मेरा एक प्रामाणिक बयान है जो मैंने सोशल मीडिया, ट्विटर पर लिखा, आपने भी उसको पढ़ा। एक इस पूरी मेरी जो यात्रा इस किताब को लेकर के रही या जो जिसका अभी पिछले दिनों एक ऐसे वातावरण का मुझे सामना करना पड़ा, जिसके बारे में हम सबको कुछ न कुछ अंदाज़ा था। आप जैसे लोग जो स्कॉलर हैं, जो मीडिया पर नज़दीक से देखते हैं, काम करते हैं और उसकी आज़ादी, उसके न्यूज़ रूम की बदलती हुई संस्कृति पर लगातार बात करते रहे हैं। लेकिन एक एक होता है कि आपको पता होता है कि खतरा धीरे-धीरे आ रहा है। एक हुँ, अचानक से होता है जब मैं अपने प्रबंधन को इस किताब के बारे में बताना चाहता हूँ और आप देखें कि साफ-साफ इसके कवर में राहुल गांधी की जी, तस्वीर है और बहुत स्पष्टता से लिखा गया है कि सांप्रदायिकता, दुष्प्रचार, तानाशाही से ऐतिहासिक संघर्ष। तो जब मैं उनसे कहता हूँ कि ये किताब मैं लिख रहा हूँ राहुल गांधी पर है और इसका विमोचन आपके दिसंबर में किसी समय हम लोग सोच रहे हैं, अभी दोस्तों से बात हो रही है, मित्रों से बात हो रही है। जब मैं ये जानकारी अपने प्रबंधन को दे रहा था, उसी वक़्त एक और किताब की नेटवर्क 18 में चर्चा है। मैं चाहूँगा कि आप उसके बारे में भी हम ज़िक्र करें। वो किताब जी, प्रधानमंत्री मोदी पर है। तो मेरे लिए तो रतन जी एक बड़ी ऐसी खूबसूरत बात है, आपने डाइवर्सिटी की बात की, विविधता की बात की और मेरी जो अपनी जर्नलिज़्म की समझ है वो ये कहती है कि सत्तावाद लोकतंत्र नहीं है, सत्ता लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष की उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका है और एक अर्थ में विपक्ष और मीडिया एक तरफ हैं और सत्ता एक तरफ है। तब दोनों विपक्ष और मीडिया मिलकर के सत्ता के साथ लोकतंत्र को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने कहा कि ये कितनी अद्भुत बात होगी कि एक एक कंपनी में 2 एडिटर हैं, मैं भी संपादक था वहाँ, दूसरे वो टेलीविज़न में के संपादक हैं। तो हमने कहा कि वो प्रधानमंत्री पर लिख रहे हैं, मैं विपक्ष पर लिख रहा हूँ। दूसरा हमारी कंपनी में संयोग से प्रधानमंत्री पर लिखने वाले कई एक्सपर्ट हैं। आजकल तो आप जानते हैं कि हर कंपनी में उनको लेके तरह-तरह के विशेषज्ञ हैं। तो कई लोग हमारे यहाँ पर हैं, जो केवल अपनी कंपनी कई ऐसे भी विशेषज्ञ हैं, मेरी बात ध्यान दें जो हमको सुन रहे हैं, जो केवल जी, हमारे यहाँ नहीं लिखते हैं, दूसरे अखबारों में भी लिखते हैं प्रधानमंत्री पर। तो आप समझिए कि प्रधानमंत्री पर विशेषज्ञता का नेटवर्क 18 कितना बड़ा केंद्र है कि उसके संपादक अपने यहाँ वीडियोज़ करते हैं, लिखते हैं और दूसरे अखबारों में हिंदी के सबसे बड़े अखबारों में से एक उसके यहाँ कॉलम लिखते हैं, जहाँ पर वो बताते हैं कि प्रधानमंत्री क्या काम कर रहे हैं और कैसे-कैसे जनता को जानना चाहिए। वो ये भी बताते हैं कि विपक्ष क्या-क्या खराब काम कर रहा है और कैसे बहुत सारी समस्याओं के लिए विपक्ष ज़िम्मेदार है। तो मैंने कहा कि एक कंपनी में जहाँ प्रधानमंत्री पर एक्सपर्ट हैं सारे लोग, एक एक व्यक्ति विपक्ष पर भी, विपक्ष के नेता पर भी किताब लिख रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप किताब लिखने से पहले आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। तो मैंने कहा मैं अनुमति के लिए ही आया हूँ। रतन जी यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि तब तक किताब पब्लिक सार्वजनिक रूप से नहीं हुई थी। ज़ाहिर है वो एक स्क्रिप्ट तक थी। तो और एक बात और भी हमारे पाठकों को, दर्शकों को मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी इस कंपनी में दूसरी किताब है। मेरी इस कंपनी हुँ, में एक किताब 2000 जनवरी 2020 में आई थी, जिसका इंडिया इंटरनेशनल समारोह में एक सादे कार्यक्रम में स्कॉलर ने और पत्रकारों ने और तमाम लोग शिक्षक मौजूद थे उसमें सारे लोग। मैं मेंटल हेल्थ पर लंबे समय से काम कर रहा हूँ। इंटरनेट पर इसे आसानी से पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है। जगह-जगह मैं वर्कशॉप करता था, व्याख्यान के लिए जाता था। तो उसके लिए भी मुझे कोई अनुमति नहीं लेनी पड़ी। तो मेरे हुँ, दिमाग में तो अनुमति जैसा कोई शब्द ही नहीं था या कोई दिमाग में बात ही नहीं थी। क्योंकि
पिछली बार जो है वो मुझे किसी अनुमति की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो मेरे दिमाग में क्या था, मेरे दिमाग में था कि जैसे पिछली बार मैंने बताया कि किताब आ रही है और सारा प्रबंधन, सारे लोग वहाँ आयोजन में आए, तो इस बार भी मैं उनको बताने गया था। तो जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने पूछा कि किताब में क्या है? तो मैंने बताया कि किताब में 10 साल की हर उस घटना का ज़िक्र है, जिसने हिंदुस्तान को न केवल प्रभावित किया है, बल्कि उन सभी घटनाओं का ज़िक्र है, जिनसे ये पता चलता है कि कैसे हमारे संविधान को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। कैसे जो बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, जिसमें नेहरू, गांधी और हमारे तमाम आज़ादी के नायकों की कह सकते हैं कि छाप है, उनके मूल्य हैं और हमारी आज़ादी है। तो हम देखते हैं कि कैसे-कैसे उस पर धीरे-धीरे करके कैसे उसमें प्रहार हो रहे हैं। मीडिया की उसमें अपनी भूमिका की चर्चा है। कैसे असहिष्णुता हमको प्रभावित कर रही है, उसकी चर्चा है। कैसे सिंगोल और कैसे हम देखते हैं कि हिंदू राष्ट्र की तरफ हमारे इस संविधान को, जो मेरे ख्याल में दुनिया हमारे हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत किताब है और मेरे लिए ये सब सर्वोच्च किताब है। और सच पूछिए तो इसी से शक्ति लेकर के हम किताब लिखते हैं या जर्नलिस्ट अपना काम करते हैं। तो जब ये सब बातें हुई तो उन्होंने कहा कि आपकी वो किताब, जो पुरानी किताब थी, वो राजनीतिक किताब नहीं थी, इसलिए आपको अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैंने कहा कि ये तो अलग-अलग विरोधाभासी बातें हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि अनुमति लेने की ज़रूरत है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि राजनीतिक किताब के लिए अनुमति लेने की ज़रूरत है। फिर मैंने उन्हें याद दिलाया कि जो प्रधानमंत्री पर किताब आ रही है अभी दिसंबर के पहले सप्ताह में, तो वो किताब फिर क्यों आ रही है? क्योंकि एक और महत्वपूर्ण बात रतन जी यहाँ कही गई मुझसे, और वो ये कही गई कि आपकी न्यूट्रलिटी पर सवाल है, आपकी निष्पक्षता पर सवाल है। तो मैंने कहा कि राहुल गांधी पर किताब लिखने से निष्पक्षता पर प्रश्न उठता है और प्रधानमंत्री मोदी पर किताब लिखने पर कैसे निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठेगा? क्योंकि सवाल तो दोनों को ही उठना चाहिए। तो एग्जैक्टली। इस बात पर मेरी उनसे विचार आदान-प्रदान हुए। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें कंपनी के सर्वोच्च अधिकारियों को लिखना पड़ेगा, उनसे अनुमति लेना पड़ेगा। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आप अनुमति ले लीजिए, मुझे बता दीजिए। तो इसके बाद मेरी कोई रतन जी बात नहीं होती है। फिर इस बीच में दीपावली आ जाती है और ठीक 1 हफ्ते बाद, उसकी छुट्टियों के बाद मुझे एक दिन बुलाया जाता है, जिस दिन मैंने अपना बयान ट्विटर पर दर्ज किया, ठीक उसी दिन। और मुझे कहा जाता है कि मैं अपना फैसला करूं कि किताब वापस लूँगा या फिर मुझे कोई फैसला करना चाहिए। आप जानते हैं कि कॉर्पोरेट कितने संकेतों में बात करता है। तो मैंने कहा कि देखिए, किताब तो आएगी ही, क्योंकि किताब एक हमारा काम है और हम क्या है, पत्रकार का काम ही क्या है? उसका काम लिखना, पढ़ना, अपने समय पर सवालों पर चिंता व्यक्त करना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये किसी के लिए भी इसकी अनुमति नहीं है। खैर, वो एकदम स्पष्ट थे कि राहुल गांधी पर किताब नहीं आ सकती है और मैं एकदम स्पष्ट था कि मुझे इस किताब के लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं चुकाऊँगा। क्योंकि ये किताब राहुल गांधी पर किताब, राहुल गांधी की कोई जीवन गाथा नहीं है, यहाँ समझाना ज़रूरी है। इस किताब में यस, यस। पाठक अगर ये सोच के पढ़ेंगे कि राहुल गांधी का जीवन कैसा रहा, क्या उनके ऊपर परेशानी आई, दिक्कतें आई, उनकी कोई जीवन गाथा नहीं है। ये किताब लोकतंत्र में विपक्ष की उनकी भूमिका पर बात करती है। उस पर एक क्रिटिकल नज़रिया रखती है कि कहाँ-कहाँ जब सत्ता एकदम से अपने सारे मूल्यों को ठुकरा देती है और सत्तावादी रवैया अपना लेती है। जैसा हम कुछ हद तक कह सकते हैं कि जॉर्ज ऑरवेल को हम लोगों ने कब से हम देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं और हमें लगता था कि अरे! ये क्या बात है। लेकिन पिछले 10 वर्षों में हम महसूस करते हैं कि हम जॉर्ज ऑरवेल के उस उपन्यास 1984 की तरफ बढ़ रहे हैं। इस किताब में उन तमाम खतरों पर बात है। सबसे ज़्यादा ज़ोर उन सभी बातों पर है जो हमारे समाज में सांप्रदायिकता को लगातार बढ़ा रहे हैं। ये सारी बातचीत, सब डिस्कशन उनके साथ मेरा हुआ था और फिर तुरंत ही जब मुझसे कहा गया तो मैंने उसी समय मैं रास्ते में ही था, मैं ऑफ़िस पहुँचा और मैंने अपना इस्तीफ़ा उनको दे दिया। यहाँ सभी को ये जानना समझना ज़रूरी है कि जो भारत में भी श्रम कानून है, उसके तहत 3 महीने का एक नोटिस पीरियड होता है। मीडिया में इसका बड़ा हाँ। प्रचलन है कि आप नोटिस पीरियड देते हैं।
ऐसा भी प्रचलन है कि कभी आप जल्दी जाना चाहते हैं किसी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए, तो कंपनी आपको छोड़ती नहीं और आपसे 3 महीने का वेतन जमा करने को कहती। एक बहुत ही अचंभित करने वाली बात रही। हम सब पुराने ज़माने की कहानियाँ पढ़ते आए हैं कि सत्ता कैसे-कैसे पत्रकारों को परेशान करती है और कैसे उनके लिए मुश्किलें पैदा करती है। मेरे मामले में हुआ कि अगले दिन जब इस्तीफ़ा देने और ट्विटर पर लिखने के बाद अगले दिन जब मैं ऑफ़िस गया, तो एक और चीज़ पर गौर करना ज़रूरी है। इस किताब में एक संयोग से एक चैप्टर भी है। अभी अगर आप अनुमति देंगे तो मैं 2-3 लाइनें पढ़ के बताइए ना, सुनाऊँ। बताइए। वो चैप्टर है असहिष्णुता का, और उसमें एक कुमार अंबुज नाम के एक कवि हैं, उनकी कविता है क्रूरता। और ये कविता कोई आज नहीं लिखी गई है, ये कविता राम मंदिर के आंदोलन के बाद के दिनों की बदलती हुई दुनिया पर है। तो वो क्रूरता है जिसमें बात आई है कि कैसे-कैसे समाज में एक नई संस्कृति आएगी, जहाँ क्रूरता सामान्य होती जाएगी। मैं बाद में उस पर आऊँगा। अभी मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ कि मैं सुबह 9 बजे की मीटिंग में हूँ रतन जी। मैं संपादक था वहाँ, और भी संपादकों की बैठक होती है। वो 9 बजे की मीटिंग एकदम बिल्कुल सामान्य तरीके से बीतती है। हमारे यहाँ चलन ये था कि उस मीटिंग के बाद हम लोग ऑफ़िस जाते हैं। कोरोना के बाद ये व्यवस्था हुई। अब जब मैं ऑफ़िस पहुँचता हूँ और रास्ते में हूँ, सबको ये पता होता है लगभग कि आप जब निकलेंगे तो कितने से कितने बजे ऑफ़िस पहुँचेंगे। उस दौरान लगातार सारे जो ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, वो से आजकल डिजिटल कंपनियाँ, टेलीविज़न कंपनियाँ चलती हैं। हमारी कंपनी एक बड़ी देश की मशहूर टेलीविज़न कंपनी है। तो रास्ते में होते-होते ही वो सारे ग्रुपों से मुझे हटा दिया जाता है। मुझसे कोई बात नहीं। हाँ, एकदम जैसे मुझे लगा कि जेम्स बॉन्ड की कोई फ़िल्म हम देख रहे हों, जिसमें इतना रहस्य, रोमांच, थ्रिल। अच्छा, मैं रास्ते में, मुझे 1-2 लोगों के फ़ोन आते हैं जो मेरे साथी हैं कि आपको इस ग्रुप से हटाया जा रहा है, लेकिन अब मैं अपनी आप जो है रास्ते में हैं, तो आप क्या बात करेंगे? जब तक मैं ऑफ़िस पहुँचता हूँ और लैपटॉप में रखता हूँ, तो 2 अधिकारी मेरे पास आते हैं, जो एचआर से हैं, और वो मुझे कहते हैं कि आप मीटिंग रूम में चलिए। मेरा लैपटॉप वहीं रखा रहता है, मैं सहज ही चला जाता हूँ और तब तक मेरा कोई लैपटॉप भी ले जाता है। यहाँ ये ध्यान देना ज़रूरी है कि कल भविष्य में हो सकता है मेरे लैपटॉप में कोई स्टोरी ऐसी रही हो, क्योंकि स्टोरीज़ पर जब हम काम करते हैं, तो हम मैनेजमेंट से पूछ कर तो कोई काम होता नहीं है, या उसमें कोई तस्वीर है, कुछ भी, कोई भी चीज़ हो सकती है प्रोफ़ेशनली। वो मुझे एक तरीके से मेरा लैपटॉप सीज़ कर लिया गया। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ ताकि रहे हमारे सबके ज़ेहन में। फिर वहाँ जाके मुझे बताया जाता है कि मेरा आचरण सोशल मीडिया पर कंपनी के हितों के अनुकूल नहीं है। मैं पूछता हूँ कि मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की। मैंने कंपनी के ना तो लाभ-हानि की बात कही, ना किसी व्यक्ति का नाम लिया। मैंने तो जो घटा इस्तीफ़े की बात, वो मैंने सार्वजनिक कर दी। अब जब पत्रकार ये नहीं करेगा तो हम क्या सोचते हैं, बैंक का कोई क्लर्क जब इस्तीफ़ा देगा तब क्या सोशल मीडिया पर लिखेगा? पत्रकारों को एक शायद क्लेरिकल नज़रिए से कुछ लोग देखते हैं। तो उनसे वो लोग मुझसे कोई बात नहीं करते हैं और कहते हैं कि आपका, और वो मुझे एक नोटिस दिया जाता है रतन जी, जिसमें लिखा है साफ-साफ, अभी भी मेरे पास वो नोटिस है। और ये बड़े रहस्य की बात है। अब मुझे इतना वक़्त नहीं मिला किसी वकील के पास जाने के लिए। वो नोटिस मुझे 3-4 बार भेजा गया। अब मुझे किसी कानूनी व्यक्ति से समझना पड़ेगा कि एक ही नोटिस 4 बार भेजने का अर्थ क्या है? जिसमें लिखा है कि कंपनी मेरा 3 महीने का वेतन नहीं दे रही है, क्योंकि कंपनी ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है। ये बात उस दिन की हुई। मुझसे उस दिन के बाद कोई संपर्क नहीं किया गया। मैंने पूछा कि मेरा जो पीएफ है, मेरी जो ग्रेच्युटी है, मेरी जो बाकी चीज़ें हैं, उन्होंने कहा कंपनी का बोर्ड उस पर विचार करेगा, कंपनी उस पर विचार करेगी। मैंने कहा आप मुझे लिखित में दीजिए, तो उन्होंने कहा कि अभी हम आपसे इसके बाद कोई बात नहीं करते हैं। रतन जी, यहाँ ध्यान देना ज़रूरी है कि उस फ्लोर में लगभग 300 लोग बैठते थे। एक तरफ टेलीविज़न के लोग बैठते हैं, एक तरफ डिजिटल के लोग बैठते हैं। हमारा माफ़ कीजिएगा, जो मेरी पूर्व नियोक्ता कंपनी का कार्यालय है, वो इस वक़्त हिंदुस्तान का सबसे भव्य न्यूज़ रूम है। यहाँ समझना ज़रूरी है कि भव्यता और लोकतंत्र की गरिमा कैसे एक-दूसरे के विरोध में काम कर रहे हैं। वो 300 लोग बैठे हैं, जहाँ पर कल तक मैं एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, और एचआर मुझसे आके कहता है कि आप जितना जल्दी हो सके उतना कार्यालय छोड़ दीजिए। सारे लोग मेरी तरफ देखते हैं, कुछ बच्चे दौड़ करके आते हैं, मेरे साथ ही दौड़ करके आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ? तो वो जान चुके हैं तब तक, तो वो कहते हैं कि
मैंने अपने न्यूज़ रूम में एक व्यवस्था की थी रतन जी, कि जब भी कोई जाए तो उसके लिए हम एक छोटी-सी एक एक छोटी-सी दावत जैसे एक गेट टुगेदर करते थे वहीं पर। तो जी, सबके लिए जी। केक मँगवाना, सबको मिलके बातें करना, एक्सपीरियंस शेयर करना, क्या रहा, कैसे रहा और एक तरीके से अपने मन की बात करना कि मान लीजिए अगर कुछ असहमतियाँ भी रहीं तो नए सफ़र पर कोई जा रहा है तो आए। तो वो बच्चे मेरे पास आते हैं और कहते हैं, "अरे! आप कैसे जा सकते हैं?" ये वो साथी हैं जो पुराने नहीं हैं, नए हैं, जिनमें शायद अभी वो समझ आनी बाकी है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि नहीं आप ये सब करेंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन वो नहीं मानते थैंक लेकिन मैं काफ़ी ज़ोर देता हूँ और मैं वहाँ से चला आता हूँ। और तब तक कोशिश की जाती है कि मैं किसी तरह जल्दी से जल्दी चला जाऊँ। जो लोग मुझसे बात करते हैं उसमें बिल्कुल ही नए किस्म के लोग हैं और वो बड़ी एक तरीके से गरिमा के अनुकूल बात नहीं करते हैं। बाद में वो मुझसे क्षमा भी माँगते हैं, महत्वपूर्ण बात ये है। कि वो कहते हुँ। हैं आप समझते हैं कि स्थितियाँ कैसी हैं। तो मैंने उनके बारे में कभी कुछ नहीं कहा, कभी किसी प्लेटफ़ॉर्म पर भी नहीं कहा, क्योंकि शायद वो दबाव में ऐसा कर सकते हैं और पूरी कोशिश ये होती है कि मैं जल्दी से जल्दी ऑफ़िस से चला जाऊँ। तो ये उस मीडिया की बात है। क्या मीडिया रतन जी भव्यता के लिए जाना जाएगा? मैं यहाँ ये जोड़ना चाहता हूँ कि हमारी जो मेरी जो पूर्व नियोक्ता कंपनी है ऑन द रिकॉर्ड, आप सब लोग डिजिटल में गूगल कर सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट छापी थी। टाइम्स ऑफ इंडिया एक अखबार का प्रकाशन करता है जिसको इकोनॉमिक टाइम्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स जी। टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी थी कि 2022 में हिंदुस्तान में जो लीज़ के समझौते हुए हैं, लीज़ मतलब कि कंपनी आप एक तय समय के लिए किराए पर ले लेते हैं। नेटवर्क 18 का ऑफिस हिंदुस्तान के तीसरा सबसे बड़ा लीज़ समझौता है। यानी हुँ। कितना भव्य ऑफिस नेटवर्क 18 का नया ऑफिस बनाया गया है। और उस भव्यता का पहला शिकार आपके सामने है, जहाँ डेमोक्रेसी हुँ, की क्या हालत है। आप ये भी तो कह सकते थे कि किताब का कंटेंट हमें दिखाइए, हम इसको हुँ। हम इसको हम इसको रिव्यू करेंगे। आप कंपनी में आप ज़रा हमें विचार करने दीजिए, आप हमें मेल कर दीजिए। ये लोकतंत्र होता ना। जैसा कि उन्होंने उस किताब के बारे में किया। उन्होंने कहा कि उस किताब का हमने कंटेंट देखा है। मैंने कहा हमारा भी देखिए, इसको भी पढ़िए। अगर अगर हुँ। कोई समस्या है तो इसको कुछ समय ले लेते हैं। लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार की किसी भी संवाद के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। तो ऐसा लगता है कि जैसे राहुल गांधी का नाम लेना न्यूज़ रूम में अपराध है और वो दर्शक जो दूर-दराज के शहरों से जुड़े होंगे, जो हो सकता है कि थोड़े दूर हों राजधानी से, उनको ये बातें समझने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि बड़े हिस्से में अभी भी ये बात है कि मीडिया तो सबको दिखाता है और मीडिया तो समावेशी है। उनको मैं बहुत ज़िम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि आप मेरा मेरा हश्र क्या हुआ वो छोड़ दीजिए। मेरे संकट क्या हैं, मेरी धमकियाँ क्या हैं, मेरे लीगल नोटिस क्या हैं, वो छोड़ दीजिए। केवल ये सोचिए कि राहुल गांधी की कवर पर हैं वो पूछते हैं कि किताब का सेंट्रल आइडिया क्या है? किताब क्या कहती है? मैं कहता हूँ किताब राहुल गांधी के कंट्रीब्यूशन के बारे में है, उस उनके खिलाफ जो सांप्रदायिकता को राहुल गांधी कैसे ललकारते हैं, इसके बारे में है। कैसे भारत जोड़ो यात्रा ने इस देश के 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों को एक बल दिया है, उसके बारे में है। कैसे वंचितों के हक के बारे में है। तो इसका कोई उनको रिव्यू करना चाहिए था ना, कंटेंट की देखना चाहिए था ना उनको, कि आखिर है क्या? लेकिन राहुल गांधी के नाम से इतना डर, ये विरोधाभास इसलिए भी है क्योंकि यही सब कंपनियों के लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी को कोई जानना नहीं चाहता, राहुल गांधी को कोई सुनना नहीं चाहता। कंपनी ने मेरे खिलाफ सर एक नोटिस भी जारी किया। रातों-रात देखिए मुझे कंपनी ने कितना बड़ा व्यक्ति बना दिया ना। एक लीगल स्टेटमेंट कंपनी ने मेरे खिलाफ जारी किया ट्विटर पर, तो उससे और लोग जान गए। उसमें उन्होंने लिखा कि दयाशंकर मिश्र अपनी किताब बेचने के लिए ये सब कर रहे हैं। सर मुझे बताइए हुँ। हिंदुस्तान में कितनी किताबें बिकती हैं? लेखकों की हिंदुस्तान में क्या स्थिति है? ये किसी से मुझे छुप पता है, हाँ, मुझे आप पता तो है कि जानते हैं, आप खुद किताबों का आप तो किताबी दुनिया के आदमी हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो एक नौकरी कर रहा हो, जो एक जगह पर कहीं पर आर्थिक रूप से सुरक्षित हो, वो एक किताब के लिए, किताब बेचने के लिए ये सब करने जाएगा, तो कितनी ही किताब बिक जाएगी ये तो हम सब समझते हैं। और संयोग से या जैसे भी कहें ये किताब बहुत मोटी किताब है। ये किताब सर 752 पेज की है।
इस किताब में 50 पेज के केवल संदर्भ हैं और ये किताब 2011 से शुरू होती है, जब अन्ना आंदोलन ने एक तरीके से मैं कहूंगा कि देशभक्ति की ओट में एक तरीके का एक ऐसा एक एजेंडा, और वो मुझे याद आता है मनोज कुमार की फिल्में नहीं होती थी, आपको याद होगा, जिसमें नायक के लिए जो है सही गलत के नायक के लिए एक छद्म राष्ट्रभक्ति के एजेंडे से आप निकल करके आते हैं, और हम सब जानते हैं कि उसमें क्या हुआ, किसने उसकी नींव रखी और किसने उसकी नींव पर चढ़ करके देश पर आगे कब्जा किया, और कैसे पूरी लोकतांत्रिक स्थितियों को देश में बदलने की एक रिवाज शुरू हो गया कि जो कोई सवाल करेगा वो मार दिया जाएगा या वो हाशिए पर फेंक दिया जाएगा। तो ये किताब बहुत विस्तार से बताती है कि उमर खालिद क्यों जेल में है। ये किताब ये भी बताती है कि कैसे जो कोर्ट में जो प्रोसीडिंग हो रही है और कैसे फर्क है, एक अगर कोई व्यक्ति के मजहब के आधार पर हम देख रहे हैं कि न्यायालय में कहीं ना कहीं मजहब की छाया है। ये किताब न्यायपालिका की भूमिका की भी बात करती है। ये किताब असहिष्णुता पर सबसे ज्यादा जोर देती है। तो अब बताइए कि इन सब चीजों पर किसी न्यूज रूम को क्या आपत्ति होनी चाहिए? ये तो एक रिपोर्टर एक जर्नलिस्ट की डायरी है जो 2011 से शुरू होती है, और कंपनी मुझसे कह रही कि आपने कंपनी में रहते हुए किताब लिखी। आप जानते हैं कि आजकल सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, चारों तरफ हम लोग निगरानी में बैठे हैं। और ये किताब 2000 अपनी भूमिका में लेखक ने मैंने ये बात लिखी कि 2011 से ही नोट्स शुरू हुए, ये सफर शुरू हुआ, और किताब का फैसला तो बहुत बाद में आता है। जब हम 2019 में देखते हैं स्थितियां बदल रही हैं, तब मुझे लगता है कि जो मेरे नोट्स हैं, जो मेरी चीजें हैं, शायद हाँ उनका, क्योंकि पहले आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसे हो जाएगा। हम देखते हैं कि इमरजेंसी के दौरान कुछ अखबार जो बार बार अभी आख्यान करते रहते हैं, हमने इमरजेंसी में ये किया था। मुझे लगता है कि भारतीय मीडिया इमरजेंसी की जुगाली में ही खत्म हो जाएगा, या खत्म नशे से बाहर नहीं है, नशे से बाहर नहीं, उससे ज्यादा बगैर घोषणा किए हुए अभी चल रहा है। हाँ, बगैर घोषणा किए हुए कोई भी खबर आती है, हमको एक लाइन का स्टेटमेंट आ जाता है कि प्लीज स्टे अवे, आप इससे दूर रहिए। तो अब ये केवल एक जगह की नहीं है, मेरा मामला आया तो ये तो एक की बात है, लेकिन जो नोएडा की पूरी, जिसको हम कहते हैं जो नोएडा की कंटेंट फैक्ट्री है। अब आपको पता, एक शब्द मैं और बताऊं, ये शब्द चलता है नोएडा में आजकल, जो बिजनेस मैनेजर्स आ गए वो कहते हैं हमें कंटेंट फैक्ट्री बनाना है। तो मैं कहता हूं जो नोएडा की कंटेंट फैक्ट्री है, यहाँ एक ही चीज है जो थोक में बनानी है हमको, और वो है नफरत। तो हमारी हर खबर में एक एंगल होना चाहिए। और ये बहुत सारे लोगों ने मुझसे आपके पहले बात में ये भी कहा कि आपने कब फैसला किया कि किताब पर एकदम जरूरी है कि किताब आए। तो ये फैसला करने की एक तरफ जैसे कह सकते हैं ना, जब ये सिलसिले शुरू हुए, हमने अखलाक को मरते हुए देखा यही नोएडा के पास, और हमने टेलीविजन पर ये चलते हुए खबर भी देखी कि अखलाक अपनी मौत के लिए खुद ही जिम्मेदार है। हमारे एंकरों को हमने देखा कि गौरी लंकेश, दाभोलकर, पानसारे, कलबुर्गी, ये सब अपनी हत्याओं के लिए खुद जिम्मेदार है। हर साल हम देखते हैं कि 2 अक्टूबर पर और गांधी की शहादत वाले दिन गोडसे जिंदाबाद ट्रेंड करता है। आजकल इस कदर जमाने हैं कि एक ट्वीट आप करिए, रतन जी एक ट्वीट करें और आधे घंटे में पुलिस रतन जी को ले जाएगी। और गांधी की शहादत पर हर साल गोडसे जिंदाबाद करता है। अभी पता नहीं चलता कि कौन कर रहा है ये, हमने कभी किसी को गिरफ्तार किया? तो ये एक कैसे, कौन लोग हैं ये, कौन लोग हैं जो ये रोज न्यूज रूम में प्लान ही ये करना है कि उसमें नफरत ढूंढनी है। अगर जिस दिन नफरत नहीं है उस दिन राहुल गांधी के खिलाफ कुछ ले आओ। तो एक ऐसे वातावरण में जहां हर दिन आपको जो है आर पार की लड़ाइयां लड़नी हो, जहां पर आपको अमन के खिलाफ ही सारा काम करना हो, जहां पर देश, हमारे संविधान की क्या खूबसूरत थी, क्या संविधान कहता है। संविधान की सबसे खूबसूरत बात गरिमा, आजादी, समानता, सद्भावना, ये सब बातें भी तो हैं। तो वो सब बातों के खिलाफ आप जाके काम कर रहे हैं, और हम कहते हैं कि मीडिया एक भव्य मीडिया है। ये जो मीडिया की भव्यता है, ये आम जन की एकदम, ये आम आदमी के विपरीत चला गया है।
क्योंकि हमारा खबरों के चुनाव करने का तरीका ही बदला जा रहा है। एक बात और कह के मैं फिर आगे बढ़ूं, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, और वो ये है कि मीडिया में हमेशा से कमियां थी और हम सब बेहतरी के लिए आगे बढ़ते हुए समाज हैं, लेकिन एक बड़ा अंतर ये आया कि पहले जब कोई खबर गलती से गलत लग जाती थी, मान लीजिए कोई खबर आई उसमें कोई मिस इन्फॉर्मेशन है तो वो गलती से चली जाती थी। अभी एक नया दौर, नेक्स्ट डे उसका ये छपता था, नेक्स्ट डे रिमाइंडर छपता था। हाँ कि गलती से ऐसा हो गया। एक नया चलन हमने खास तौर पर कोरोना के बाद देखा या 2019 के बाद ज्यादा देखा, वो ये देखा कि कहीं से एक मैसेज आता है, कहीं से एक व्हाट्सएप आता है और हम उसको पब्लिश कर देते हैं। तो हम न्यूज रूम में पूछते नहीं कि कहां से आया, कहते नहीं आपको जैसा मिला है वैसा ही छापिए। हम जानते हैं भेजने वाले हैं। बेंगलोर में केवल आईटी कंपनी नहीं, बेंगलोर में दूसरी बहुत सारी कंपनियां हैं जो एक ही जैसा मैसेज सबको भेजती हैं। आज सब मतलब मेरे इस्तीफे को लगभग आज देखा जाए तो 1 हफ्ता होने को है, और आप देखें जिसको हम मुख्य धारा का मीडिया कहते हैं, अगर ये यूट्यूब नहीं होता आज तो ये आवाज तो कहीं गई ही नहीं होती ना। आप जैसे लोग अगर मुझसे बात नहीं करते, मेरी सुध नहीं लेते, तो ये जो मुख्य धारा का मीडिया, जो नोएडा का भव्य मीडिया है, उसने एक किसी व्यक्ति का, एक किसी संपादक का, ना तो मेरे समर्थन में एक शब्द है, कोई बात नहीं, उनकी व्यक्तिगत निष्ठा है, उनकी व्यक्तिगत आजादी है, लेकिन अखबारों को या टीवी चैनल को, किसी को तो मुझे भी डिबेट के लिए बुलाना चाहिए ना, जो ये डिबेट को ललकारते रहते हैं, तो इनको पूछना चाहिए था कि आपको कैसे निकाल दिया गया, क्या किताब लिख रहे हैं आप। हमारे साथ बहुत, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इतने बड़े भव्य मीडिया हाउस है, वहां किताबों पर बड़े बड़े लोग रात दिन उत्सव कर रहे हैं, लेकिन उसी नोएडा में रहने वाला एक पत्रकार, एक लेखक, उसकी कोई बात नहीं है कि आखिर क्या ऐसा हो गया। हम सब जानते हैं कि नौकरियां कितने मुश्किल दौर में है मीडिया में, और मुझे बहुत सारे संपादकों ने, मित्रों ने संवेदनाएं भेजी हैं। उन्होंने मुझे कहा है कि वो अगर मतलब उनकी सहानुभूति मेरे साथ है, तो मैंने कहा कि कोई नौकरी का कुछ विकल्प है क्या? तो उन्होंने कहा कि नौकरी के अलावा बाकी आप जो आप कहिए, नौकरी तो अब आपकी जो है समाप्त हुई, आपका करियर समाप्त हुआ। और मुझे कहा गया है कि आपसे, दयाशंकर जी, आपसे इस तरह की अनुशासनहीनता की तो कोई अपेक्षा ही नहीं करता था। अब बताइए, तो ये कैसी चुप्पी है? यहाँ खामोश रहने वाले लोग, चुप रहने वाले लोग आज्ञाकारी माने जाते हैं। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि आज्ञाकारिता पत्रकारिता का अभिशाप है। न्यूज रूम आज्ञाकारी नहीं हो सकते हैं। न्यूज रूम डिबेट के लिए बनाए जाते हैं, न्यूज रूम डिस्कशन के लिए बनाए जाते हैं, न्यूज रूम आज्ञा के लिए नहीं बनाए जाते हैं। आज्ञा का काम दूसरी जगहों पर, दूसरी संस्थाओं में महत्वपूर्ण होता है। पत्रकार का काम तो डिबेट करना है, सवाल करना है, अपनी खबरों के लिए विमर्श करना है। तो एक अर्थ में ये जो मेरी किताब है, ये न्यूज रूम का प्रायश्चित है कि कैसे 10 सालों में न्यूज रूम ने लोकतंत्र की हत्याओं के प्रयासों पर चुप्पी रखी है, संवैधानिक प्रश्नों पर अपना मुंह मोड़ लिया है। जो सवाल उनको करने चाहिए थे सत्ता से, सत्तावादी सरकारों से, सत्तावादी नजरियों से, वो विपक्ष से करते हैं। मुझे कई बार मतलब ये अंदर एक घुटन सी थी कि मैं ये क्या कर रहा हूं। आप ये भी मुझसे कह सकते हैं कि मैं इतने दिनों तक इस सिस्टम का हिस्सा था, क्योंकि जाहिर है मैं भी अपने अंदर साहस जुटा रहा था। जाहिर है, एक समय होता है ना, एक समय होता है जहां पे आप निर्णय लेते हैं, जहां आप इस कदर आप घुटने लगते हैं। मेरे परिजनों ने, जो बाहर कहीं रहते हैं, मुझसे उन्होंने पूछा कि आपका क्या होगा, आपका आगे क्या भविष्य है, आपकी भी आर्थिक प्रश्न आपके भी होंगे, परिवार है, सुरक्षा है। अभी आप आजकल ट्रोलर जमाने में आप देखिए, हर कोई आपको आके गोली धमकी दे जाता है कि आपको ऐसा कर देंगे, आपको वैसा कर देंगे। जब ये किताबें मेरे घर लाई जा रही थी, तब मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ लोग मुझे बताइए इस प्रकार की बातें कर रहे थे कि आपके बुद्धि विवेक पर क्या बात है कि आप ये सब किताब छाप रहे हैं। हम सब जानते हैं कि कॉलोनियों में जो RWA होते हैं, वहां पर किस तरीके के लोगों का आजकल प्रभुत्व है। तो
वो सब मेरे परिजन, मेरा परिवार सब चिंतित होगा। तो वो हमेशा से चिंतित थे और शायद ऐसी चीज़ों से आपको रोकते भी होंगे। लेकिन मैंने उनसे जब बहुत हद तक घुटन बढ़ गई, तो मैंने कहा कि मेरे पास बिल्कुल साफ चॉइस है कि मैं किसी दिन हार्ट अटैक से मर जाऊँ या किताब लिखकर कि सत्ता का प्रतिवाद सहते हुए मर जाऊँ या कष्टों में जीऊँ, लेकिन मैं हार्ट अटैक नहीं चुन सकता हूँ। मैं बोलूँगा और बोलना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है बहुत सारे आलोचक कह रहे हैं कि मैं बहुत देर से बोला, मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि मैं एक तरीके के किसी चीज़ को डॉक्यूमेंट करने में लगा था। इस किताब की केवल इस पर मत जाइए कि कवर पर राहुल गांधी है। जी। पर राहुल गांधी इसलिए हैं क्योंकि मेरे ख्याल में पिछले 10 सालों में जो भारत जोड़ो यात्रा हुई, आप तो भारत जोड़ो यात्रा में भारत जोड़ो यात्रा में रहे हैं और आपने उसको बहुत नज़दीक से देखा है। लेकिन मेरे अपनी समझ में, मेरे अपने अध्ययन में आज़ाद भारत के बाद कोई भी ऐसी यात्रा हिंदुस्तान में नहीं थी। बहुत सारे लोग जो भी ये बात कहते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि इस देश में इससे पहले एक यात्रा निकली जो पूरे देश का एक तरीके से चक्कर लगा रही थी। हम सब जानते हैं कि वो रथ यात्रा थी और कितनी शर्मनाक बात है कि ये हिंदी मीडिया ने, जिसको मैं हिंदू मीडिया कहता हूँ, उन्होंने उसको आंदोलन का नाम लिया। आप देख लीजिए सारे अखबारों के, हमने इस देश में छपता था राम मंदिर आंदोलन, सारे ये किताब उस पर बात करती है। इसलिए ये लोग इतना घबराए हैं, इसलिए बेचैनी है। मैं कहता हूं कि सांप्रदायिकता से कौन आंखों में आंखें डाल के बात करता है? आखिर किस संविधान की हम बात करते हैं? ये जो संविधान है, ये बाबा साहब का संविधान हमें क्या बताता है? इसमें बाबा साहब का एक भाषण है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, जहां संसद में जो है वो कहते हैं कि भक्त नहीं बनाना है, भक्ति हमें तानाशाही की ओर ले जाती है। और आप देखें 10 सालों में धर्म में तो मुक्ति का मार्ग हो सकता है, लेकिन राजनीति में तानाशाही की ओर ले जाने वाला मार्ग। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन 10 सालों में हम जैसे फैक्ट्री में भक्त बना रहे हैं, जैसे हमारा लक्ष्य है कि हम गणना करें कि इस साल हमने 10 करोड़ भक्त बनाए, अगले साल 20 करोड़ भक्त बनाए। और ये भक्त फिर क्या बनते हैं? ये भक्त एक ऐसी भीड़ में बन जाते हैं जो हत्याएं करने लगते हैं। तो एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा है और एक तरफ वो यात्रा है जिसको हम आंदोलन कहते थे। और बड़े-बड़े स्कॉलर से मैं बात करता हूं तो बातचीत में कहते हैं राम मंदिर आंदोलन। मैं हमेशा से उनको टोकता आया हूं कि वो आंदोलन नहीं है। और याद कीजिए, जिन लोगों ने उसको आंदोलन कहा, उन्हीं लोगों ने कहा ये आंदोलन जीवी है। तो ये जो 10 बरस हैं, ये हर चीज को पलटने के बरस है। इस देश में इसके पहले कभी स्ट्रगल करने वालों को, आंदोलनकारियों को कभी आंदोलन जीवी नहीं कहा। तो जो लोग अपने आप को आंदोलन पर कहते थे कि हम आंदोलन करके आए हैं, वो आंदोलन जीवी कैसे कह सकते हैं? साफ जाहिर है कि इस आंदोलन का उद्देश्य कुछ दूसरा था। तो ये किताब सांप्रदायिकता हर 10 साल की हर उस सांप्रदायिक घटना को आगे ले जाती है, उस पर बात करती है जो हमें परेशान करता है, या जो एक पत्रकार के रूप में मुझे लगता था कि मैं बोलूं, लेकिन मैं नहीं बोल पाया। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसको डॉक्यूमेंट करूंगा। तो एक बात जी आप कुछ कह रहे थे? जी वही कह रहा हूँ कि हम लोग का काम लिखना है। जी, हमारा काम डिजिटल वर्ल्ड में तो वीडियो बन ही रहा है, लेकिन लिखना, डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, एग्जैक्टली सर। तो यही बात हुई ना कि आप मतलब उनको ये तकलीफ हुई कि ये आदमी जो मान लीजिए 10-12 घंटे ऑफिस में रहता था, उनको इस बात से भी तकलीफ हुई कि जो ये 10-12 घंटे ऑफिस में रहते थे, तो वो जाके भी ये सब कैसे सोच लेते थे। ये जो दिमागों पर कब्जा है ना, फिर मैं ऑरवेल की तरफ ले चलूंगा आपको। ये 1984 का बिल्कुल एकदम साफ-साफ पुनर्पाठ है, जहां 1984 जॉर्ज ऑरवेल का घट रहा है, जहां वो चाहते हैं कि आपको उन्होंने वेतन दिया है तो आपका पूरा दिमाग जो है वो वैसा का वैसा ही इस्तेमाल किया जाए। एक छोटे से रूपक से समझते हैं, हमारे ऑफिसों में एक जगह होती है, सभी जगह मीडिया में ज्यादातर, जहां जब आप बाहर से आए ना तो अपना कोई कपड़ा या हेलमेट वगैरह एक डब ऐसे खाने बने रहते हैं, किताबों के सेल्फ जैसे जैसे आपके और हमारे घर में ये दिख रहा है, मेरे यहाँ भी आपके यहाँ भी। तो वहां पे जाके वो कपड़ा रख दिया जाता है, कोट रख दिया जाता है, हेलमेट रख दिया जाता है। वो चाहते थे कि दिमाग भी रख दो यहाँ।
एकदम एकदम एकदम। और ज्यादातर लोगों ने वो दिमाग वहां रख दिए हैं। इसलिए जब वो कहते हैं कि राहुल गांधी देश का दुश्मन है, जब वो कहते हैं कि राहुल गांधी देश में समस्याओं के लिए जिम्मेदार है, तो वो लोग सही माने जाते हैं। और जब एक व्यक्ति कोई कहता है कि उस पर किताब लिख रहा है, तो वीडियो तो फिर भी एक आध बर्दाश्त कर लेते हैं। वो कहते हैं अरे किताब, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि किताब लिखना इतना खतरनाक काम है कि एक व्यक्ति का दुश्मन सिस्टम हो जाएगा और एक व्यक्ति के पीछे आप इस कदर पड़ जाएंगे। मुझे तो कोई ज्यादा जानता भी नहीं था, मैं कोई बहुत चर्चित व्यक्ति नहीं था नोएडा का। हाँ, कि कोई सब लोग मुझे जानते हों या मेरी ख्याति किसी बड़े संपादक के रूप में रही हो, क्योंकि बोलने का तो काम ही बंद था ना। ये तो आप कह सकते हैं कि 10 ये जो ये नई जो ये सरकार आई है, नए रिवाज का जो शासन आया है, उसमें पहली बार जो है मैंने कुछ बोला है। तो पहली बार बोलने पर जब ये स्थिति है तो मैं समझ सकता हूँ जो लोग इतने लंबे समय से बोल रहे हैं और हम उन सबका संघर्ष देख रहे हैं और उनके संकट देख रहे हैं। तो ये किताब सांप्रदायिकता पर खास तौर पर मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ कि मैं बाबा साहब का जितना उनके साहित्य का अनुशीलन करता रहा हूँ, या नेहरू जी के या गांधी जी के, तो उसमें सबसे खतरनाक चीज सांप्रदायिकता है, क्योंकि वो हमारी बुद्धि को कुंद कर देती है। उसी ने हमारे दिमागों को कुंद कर दिया है। इसीलिए विवेक देवराय जब कहते हैं कि संविधान बदलने की मांग कर रहे हो, तो लोगों को, पत्रकारों को तो समझ ही नहीं आता है। आप जैसे लोग क्वेश्चन करते हैं, बाकी पत्रकार तो सोचते हैं कि अरे संविधान भी वैसे कपड़ा बदल लो, जैसे कपड़ा पुराना हो गया तो संविधान भी पुराना बदल लीजिए। तो ये जो सांप्रदायिकता है, ये कुंद करने का काम करती है। जैसे मैंने बाबा साहब का भी रेफरेंस दिया, हम जानते हैं कि नेहरू बार बार ये कहते थे कि सांप्रदायिक आदमी कभी छत पर खड़ा होकर के चिल्लाएगा नहीं, कभी सार्वजनिक घोषणा नहीं करेगा सांप्रदायिक आदमी, क्योंकि बड़े से बड़ा सांप्रदायिक आदमी भी खुद को प्रगतिशील दिखाना चाहता है। तो ये सारे लोग जो सांप्रदायिक हैं, लेकिन ये दिखना आपको प्रोग्रेसिव चाहते हैं, लेकिन इनके दिमागों में हिंदुइज्म, हिंदुत्व, ये सब भरा हुआ है। और कैसे निकलता है, जब राहुल गांधी की एक व्यक्ति कहता है मैं किताब लिख रहा हूं, तो अपने हिंदुत्व को, अपनी सांप्रदायिक सोच को, और मैं कहता हूं ये जो हिंदी मीडिया है ये हिंदू मीडिया है। अब इसमें करेक्शन कर लीजिए, अब इसमें से हिंदी शब्द हटा दीजिए। ये जो मीडिया है ये हिंदू मीडिया है, ये उसी हिसाब से सोचता है। एक खास तरह की हिंदू मीडिया, खास तरह की हिंदू मीडिया। आप तो मीडिया को, अब आपसे मैं क्या ही कहूं, संकोच कर रहा हूं क्योंकि आप जैसे स्कॉलर से बात कर रहा हूं। चंद्रयान पर मैं कभी आपसे चर्चा करूंगा, उस पर मैंने रिसर्च किया था। हिंदुस्तान के हर अखबार ने लगभग ये साबित किया कि चंद्रयान एक ईश्वरीय घटना है, मेरी अपनी समझ में, क्योंकि सबके शीर्षक वैसे ही। वो जो अखबार जो इमरजेंसी में तमाम जो जुगाली करते रहते हैं इमरजेंसी की, उनके हेडलाइन उस दिन के देखिए आप, और आप देखेंगे कि किस वैज्ञानिक चेतना की बात कर रहे हैं। तो गांधी के खिलाफ जो न्यूज रूम खड़े नहीं होते हैं, जब मैं किताब में उनको बताता हूं कि गांधी पर हमले का चैप्टर है, इस किताब में लगभग 60 से 70 पेज गांधी पर खर्च किए गए हैं, तब उनको लगता है ना कि लिखना खतरनाक काम है। और दयाशंकर ने खतरनाक काम किया है, तो दयाशंकर को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो कड़ी से कड़ी सजा क्या है? नौकरी। कड़ी से कड़ी की सजा क्या है, जिससे पत्रकार आमतौर पर डर जाते हैं? कानूनी नोटिस, अपना सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ फतवे जारी करना, बयान जारी करना, और फिर जब ये कुछ ना हो जाए तो आप बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो हैं उनको मेरे पीछे लगा देते हैं। तो कैसे पीछे लगा देते हैं? ट्विटर पर ट्रोल करने लगे हैं, तरह तरह की बातें लिखने लगे हैं। कोई बात ही लिखने लगा है कि हाँ जी, अगले एपिसोड में या एक एपिसोड में बात बनेगी नहीं, क्योंकि आज तो आपकी यात्रा पर बात हुई और किताब की यात्रा रह गई। तो किताब मैं समझता हूँ कि दिस इज नॉट बायोग्राफी ऑफ राहुल गांधी, दिस इज अ पॉलिटिकल जर्नी ऑफ राहुल गांधी, दिस इज अ पॉलिटिकल जर्नी ऑफ राहुल गांधी। एग्जैक्टली। हाँ, एक छोटी सी बात मैं केवल आपको इंडेक्स भर पढ़ देता हूं, तो इससे शायद थोड़ी सी बात पाठकों में रुचि रहेगी। ये किताब शुरू होती है, इसका पहला चैप्टर, बस बहुत संक्षेप में 2-4 मिनट में,
पहला इसका चैप्टर ही पहला इसका खंड है दिल्ली। इसमें शुरुआत ही अन्ना आंदोलन से होती है कि कैसे झूठ और प्रोपेगेंडा की आंधी ने हमारे विवेक पर और बड़े जनमत के हिस्से को प्रभावित किया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उस वक्त जो सरकार थी वो क्या कर रही थी। मैं कहता हूं उस वक्त की सरकार मीडिया को अपना काम उसमें दखल नहीं दे रही थी। वो अपना काम कर रहे थे, वो जो भी कर रहे थे। कल्पना करिए कि किसान आंदोलन हुआ, इसी दिल्ली में हुआ, उसका कवरेज कैसे किया गया। अन्ना के वक्त किसी ने अन्ना से सवाल नहीं पूछा, अन्ना के वक्त किसी ने राष्ट्रद्रोही नहीं कहा अन्ना को। ये बात अलग है कि आगे चल के वो क्या साबित हुए और किन शक्तियों के हाथ में वो खेल रहे थे, ये आगे चल के स्पष्ट होता है, ये किताब में आपको मिलेगा। लेकिन किसान आंदोलन का कवरेज, हमने किसानों से कहा कि तुम राष्ट्रद्रोही हो, हमने किसानों से कहा कि तुम खालिस्तानी हो। और इस किताब में आपको योगेंद्र यादव साहब का बयान मिलेगा कि कैसे वो कहते हैं कि मैं शर्मिंदा हूं इसका संस्थापक सदस्य होने पर। इसके बाद एक जो जर्नी शुरू होती है मोदी में मीडिया की, सांप्रदायिकता की और तानाशाही की, ये किताब पहला चैप्टर वहां से शुरू होता है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण किताब के अंशों में से है असहिष्णुता। कैसे चुन चुन के लोग मारे जा रहे थे और कैसे हम इसको न्यू नॉर्मल बता रहे थे। ये एक केवल झलक है, पता नहीं इसमें आप आएंगे नहीं आप आएंगे। ये दयाशंकर जी, ये किताब कहाँ से छपी उसका मुझे डिटेल्स दे, मैं डिस्क्रिप्शन में इसको डालूंगा, जो खरीदना चाहे मंगवा लेंगे। जी जी। तो ये जैसे मैंने क्या किया, हमने इसमें भीड़ की हिंसा और नागरिक हत्या पर विस्तार से बात की। इन विषयों पर बताइए जरा मुझे कहाँ बात हो रही है। हमने लिंचिंग को न्यू नॉर्मल मार लिया है। एक आदमी मर जाता है, मैं देखता हूं बड़े से बड़े अखबार में सिंगल कॉलम खबर छपती है। तो ये विस्तार से बात आएगी, जेएनयू पर विस्तार से बात आएगी, रोहित वेमुला पर बात आएगी और कैसे नागरिकों का अकेलापन बढ़ रहा है और कैसे राहुल गांधी वहां मौजूद हैं और कैसे वो संसद में सवाल कर रहे हैं। फिर एक बड़ा हिस्सा है, जैसा मैंने आपसे अभी कहा, गांधी पर हमले का। मुझे सबसे बड़े जीवन की, अगर आप मुझसे पूछें कि दयाशंकर आपके जीवन का सबसे दुखद पल क्या है या कष्ट प्रद दिन क्या है, समस्या क्या है, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि मुझे निकाल दिया गया, मैं असुरक्षित हो गया, ये सब नहीं। मेरे लिए जीवन में सबसे खतरनाक अब तक केवल 2 पल आए हैं जिनको मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के लिहाज से सबसे खतरनाक 2 बातें हैं। पहली बात है बाबरी मस्जिद का ढहाया जाना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का सबसे बड़ा अपमान थी, नंबर 1। नंबर 2, आज तक ये साबित नहीं हुआ है, आज तक कोर्ट ने किसी को सजा नहीं दी कि वो मस्जिद कैसे गिरी। हमारी अदालतें, हमारा सिस्टम क्यों मौन है। नंबर 2, गांधी को डस्टबिन पर देखना। मुझे लगता है गांधी को सफाई तक सीमित करने की इतनी बड़ी साजिश है कि आने वाले 10-20 साल में सब लोगों के दिमाग में केवल इतना ही भर दो कि गांधी एक सफाई आंदोलन थे, सफाई के प्रणेता थे। मैं अपने दर्शकों, पाठकों को बताना चाहूंगा कि सावरकर का तो सफाई पर बहुत ज्यादा जोर था। तो मुझे लगता है सफाई के लिए अगर कोई ज्यादा व्यक्ति प्रबुद्ध होता है या ज्यादा व्यक्ति, माफ कीजिएगा, ज्यादा व्यक्ति सही होता तो वो सावरकर की तस्वीरें हमें डस्टबिन में इतनी सफाई पर जोर देते हैं। और उन्होंने तो गाय पर जो लेखन किया है वो पढ़ना चाहिए उनके अनुयायियों को। गाय पर तो सावरकर के विचार आप जानते हैं कितने क्रांतिकारी हैं। सफाई पर भी विचार उनके उतने ही अच्छे हैं। हेडगेवार तो आप देखिए कितने सलीके से रहते थे, उनके कपड़े को देखिए। ये लोग मुझे लगता है ज्यादा सफाई को रिप्रेजेंट करते। खैर, इसी तरीके से सांप्रदायिकता पर बहुत विस्तार से बात है, मनमाने फैसलों पर, न्यायपालिका पर, मीडिया पर, विशेषकर राहुल गांधी के खिलाफ जो दुष्प्रचार चलाए गए और कैसे वो आते थे और कैसे न्यूज रूम में चले जाते थे, इस पर बहुत विस्तार से बात है। भारत जोड़ो यात्रा का जो अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने जो उसके बारे में कहा, न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट, हमारे यहाँ जो बड़े बड़े लोगों ने कॉलम लिखे और कैसे उसका मूल्यांकन किया, उसके बारे में बातचीत है। और कैसे जो है वो अडानी पर भाषण और हमलों के बाद हम देखते हैं कि कैसे राहुल गांधी की सदस्यता के बारे में कितनी हड़बड़ी सत्ता को होती है। उन सब चीज़ों पर विस्तार से ये किताब बात करती है। तो जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा, ये राहुल गांधी की जीवन गाथा नहीं है,
ये उनकी एक पॉलिटिकल जर्नी है। ये बताती है कि विपक्ष कितना ज़रूरी है, और अगर विपक्ष को आप नहीं बचा पाएंगे तो हम इस देश को फिर नहीं बचा सकते। देश तभी सुरक्षित है जब विपक्ष की आवाज़ें और मीडिया की आवाज़ बुलंद रहे। जी। अंबेडकर ने अपने कई भाषणों में विपक्ष जी, की भूमिका पर बल दिया है और लगातार अंबेडकरनामा में आपने वो वीडियो सुना भी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। लेखनी, कलम और किताब में बहुत ताकत होती है। बड़े जी, से बड़े सत्तासीन, बड़े से बड़े अपने आप को महानायक दावा करने वाले, बड़े से बड़े कंपनियां एक किताब से डर जाती है। तो दयाशंकर जी की जो यात्रा है, हम सब उनके साथ हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स डाल दूंगा कि जो साथी किताब पढ़ना चाहे, वो दिलचस्प किताब है और कई तरीके से समेटने की कोशिश है किताब में। मैं भी थोड़ा बहुत लिखता हूँ, इसलिए किताब लिखना कितना मुश्किल होता है, भाषण देना जी, आसान होता है, उसको लिपिबद्ध जी, करना बहुत जी, मुश्किल काम है। तो जी, जो साथी किताब लेना चाहें, वो उनका डिस्क्रिप्शन में मैं उनका नंबर डाल दूंगा, मंगवाए जरूर, पढ़े जरूर। अगले एपिसोड में जब मिलेंगे तो इतनी दिलचस्प है कि मैं कुछ बोला नहीं, मैं सुनता रह गया, और चैप्टर वाइज भी इस पे चर्चा हम करेंगे कि मीडिया का अपना अंदर का क्या है मामला, कैसे लोग काम करते हैं, तमाम सांप्रदायिकता के इश्यू को कैसे देखते हैं मीडिया के नजरिए से, सोशल जस्टिस मूवमेंट को कैसे देखते हैं मीडिया वाले लोग, अंबेडकर को कैसे देखते, तमाम ये किताबें, इस किताब में तमाम सूचनाएं हैं। मैं बहुत बहुत उनको पहले शुक्रिया और धन्यवाद कर रहा हूँ कि अंबेडकरनामा पर आए और इन्होंने इतनी शानदार किताब लिखी है। किताब मैं जल्दी मंगवाऊंगा और इसको पढ़ूंगा, उसके बाद चैप्टर वाइज इस पे चर्चा होगी, क्योंकि ये मन की बात नहीं, काम की बात होनी चाहिए, और काम की बात बगैर संदर्भ, फुटनोट, रेफरेंस के होता नहीं। मन की बात तो जब मर्जी आप जो कर लें। जी। शुक्रिया मैं दयाशंकर जी। जल्दी आपसे मिलता हूँ दूसरे एपिसोड में।